हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। भाई यही डायलॉग मैं डेली बोलता हूँ ना, इस डायलॉग से बोर हो गए होगे। कुछ नया चूज करेंगे अगली बार अगली क्लास में, ठीक है। तो कैसा हुआ रहुआ लोगन, कैसन बाड़ा, ठीक बाड़ा नु। तो चला आज की क्लास शुरू कर लिया। आज की क्लास में हम 27 नंबर क्वेश्चन से देखम कि 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा का बा। ठीक है बाबू, मुझे भी अच्छा लग रहा है यार, भोजपुरी अच्छी लैंग्वेज है। मैं भी ज़्यादा दूर से नहीं हूँ, मैं भी भाई उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं भी कई बार बिहार के एग्ज़ाम को देने जा चुका हूँ, ठीक है। तो आज जो है बिहार का जो है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें जो है हमारा जो पहला सेट था उसमें जो है 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए वो हम देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, ऑप्शन ए, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभाग के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इनमें से सभी कौन सा अपना ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या इसकी क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तीसरे के अनुसार, 75 का जो सब पार्ट तीसरा है कि उसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या है कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्याग देना पड़ेगा। ये जो है अनुच्छेद 75 के तीसरे में है। अनुच्छेद 75 का तीसरा यही है बाबू, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 28 क्या है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया, 24वें, 42वें, 44वें या 49वें। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा, 44वें। संविधान में जो संशोधन किया गया था, कौन सा ऐसा संशोधन था जिसमें जो निजी संपत्ति का जो अधिकार था उसको जो है मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया था, मौलिक अधिकार से निकालकर दूसरी जगह कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। कितने, 44वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार रह गया है। अब ये जो है कहां से 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति का अधिकार हटाया गया और लाया कहां गया उसको, तो अनुच्छेद 300 के का में, अनुच्छेद जो 300 है उसके का में जो है इसको लाया गया। अब ये जो है एक विधिक अधिकार रह गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, 26 दिसंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी, धनबाद से, बरौनी से, पटना से, गया से। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी, धनबाद से, बरौनी से, पटना से या गया से। 26 दिसंबर, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धनबाद से। 26 सितंबर, सॉरी मैंने दिसंबर पढ़ा था क्या, सितंबर है भाई, तो देख लेना अगर दिसंबर पढ़ा हो तो, मुझे तो श्योरली याद नहीं कि मैंने पढ़ा गया इसको, ठीक है। सितंबर है, ठीक है। 26 सितंबर 1995 को गजली टांड कोलियारी खदान धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग क्या गए थे, मारे गए थे। कितने लोग, 439 लोग। चलिए अगला देखते हैं हम, 30वां क्वेश्चन। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सीएस टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले से ध्वस्त किया गया था, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को।
आतंकवादी संगठन अल कायदा के आतंकवादियों द्वारा 11 सितंबर 2001 को यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आत्मघाती वायुयान हमले से क्या कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया? 2002 सॉरी, ये तो भाई उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हो जाएगा क्योंकि ये 2002 की बातें कर रहा है ना, तो प्रीवियस ईयर है, लेकिन बस इसका पढ़ लो, इसकी व्याख्या मत देखना, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, सीरियन है, ठीक है। 2022 में कहां पर? कतर में हुआ था, ये याद कर लेना। 2022 में फीफा विश्व कप आयोजित कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता, फ्रांस उपविजेता था। अर्जेंटीना क्या था? विजेता था, और फ्रांस क्या था? उपविजेता था। 2022 में जो है हुआ था, ठीक है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप या विश्व कप हुआ था, हाँ वर्ल्ड कप, वही चीज हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले को, उदित नारायण को, कुमार सानू को, AR रहमान को। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, आशा भोसले को। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? आशा जो है भोसले को मिला था, भोसले को। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। वर्ष 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पार्श्व गायिका आशा भोसले को दिया गया। भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई। दादा साहब फाल्के के योगदान को याद करने के लिए भारत सरकार ने जो है कौन सी स्थापना की थी पुरस्कार की? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की थी? 1969 में। 1969 में प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को सम्मानित किया गया था। पूछा जा सकता है सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन थी? तो देविका रानी। कौन थी? देविका रानी थी, ठीक है। 68वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आशा पारेख को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो झारखंड है भाई। इसकी चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब बना, कैसे बना, ठीक है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य है, जिसका सृजन बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके किया गया था। कब हुआ था इसका गठन? 15 नवंबर जो है, 15 नवंबर 2000 को यह क्या हुआ था? भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को भारतीय संघ में क्या हुआ था? सम्मिलित हुआ था। और कौन सा राज्य बना था? 28वां राज्य बना था। और किसके सृजन, मतलब जिसका सृजन जो है बिहार राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा जो है बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित करके बनाया गया था, ठीक है। तेलंगाना देश का 29वां राज्य 2014 को बना था, जून 2014 को बना था। परंतु जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 2019 में इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा लद्दाख में स्थापित कर दिया गया, जिसमें वर्तमान में कितने हैं? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 है, ठीक है। कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। दादर नागर हवेली तथा दमन दीव को संयुक्त रूप से 2020 में एक केंद्र शासित बनाने के बाद जो है 8 ही बचे। इन दोनों को जो 9 होते, लेकिन तो भाई इन दोनों को क्या कर दिया था? आपस में मिला दिया गया था 2020 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? प्रोफेसर एच खुराना, प्रोफेसर JC बोज, प्रोफेसर चंद्रशेखर, अभी तक किसी ने नहीं। भाई ये जो है नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब क्यों दिया जाता है? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और कहां पर दिया जाता है? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? स्वीडन के जो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे उन्हीं की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी।
पूछा जा सकता है नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, तो 1901 में की गई थी। कब की गई थी नोबेल पुरस्कार की स्थापना? 1901 में की गई थी। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। यह किस किस में दिया जाता है? शांति, साहित्य, भौतिक, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न काल तक किसी भी भारतीय को, मतलब प्रश्न का 2001 जब तक था तब तक किसी भी भारतीय को जो है रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। परंतु 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्य प्रणाली की खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकट रमन रामकृष्ण के साथ थॉमस स्टीज अमेरिका जो कि तथा अदा यानोथ महिला जो कि इजराइल की थी, उनको दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति का नाम बताइए। डिकी चेनी अमेरिका के 46वें उपराष्ट्रपति, वर्तमान में इस समय कमला हैरिसन कार्यरत हैं भाई, जो कि अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं भाई। कमला हैरिसन, ये क्लियर नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 मिनट रुकना, पहले 35 हम लोग 36 देख लेते हैं। 46वें उपराष्ट्रपति है ना। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया? इसमें से कौन था ऐसा जिसने जो है 4 बार जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है? 1 मिनट रुकना। जो बाइडेन में थी, ये तो भाई कमला हैरिसन जो है जो बाइडेन में थी। ठीक है। जेडी वैंस हैं इस टाइम। कौन है? जेडी वैंस हैं। यूनाइटेड स्टेट के कौन है? जेडी वैंस हैं इस टाइम। कौन है भाई? जेडी वैंस हैं। ठीक है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए मैं भाई खुद गूगल करके आप लोगों को बता रहा हूँ, इन जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। जेडी वैंस हैं इस टाइम जो है उपराष्ट्रपति, लेकिन 2001 के हिसाब से कौन थे? डिक चेनी थे। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं 30 नंबर, किसे सबसे ज्यादा जो है अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त है? हेमा मालिनी को, शबाना आजमी को, या नरगिस को, या इनमें से किसी को नहीं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शबाना आजमी को। शबाना आजमी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया। ठीक है। इन्होंने 4 बार पुरस्कार जो है प्राप्त किया है। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। शबाना आजमी ने 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। 1975 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1999 में यह पुरस्कार मिला। वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया था। शबाना आजमी को जो है वर्ष 1988 में किसे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य के साथ बछुआ लोक नृत्य संबंधित है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, उड़ीसा। बछुआ नृत्य जो है असम का प्रसिद्ध क्या है? लोक नृत्य। असम के अन्य नृत्य बिहू, नागा नृत्य और कली गोपाल आदि हैं। ठीक है। बछुआ जो है असम का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तथा असम के अन्य कौन कौन से हैं? बिहू है, नागा नृत्य और क्या है? कली गोपाल है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। किस उपन्यास को 2000 का बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द ब्लाइंड एशियन। ये भाई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसको क्या ही पढ़ोगे यार। इसमें देखो जो इसकी व्याख्या है ये इंपॉर्टेंट है। 2022 में हाल ही में श्रीलंकाई लेखक सियान करुणा तिलका को उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता ने भारत रत्न से सम्मानित किया है? किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है?
अनवर सादात, नेल्सन मंडेला, जोमो केनियाटा, होस्नी मुबारक। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के क्या थे? भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, और वे एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें जो है भारत रत्न 1990 से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। जज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? शाहबानो महादेवी वर्मा, तस्लीमा नसरीन, खालिदा बेगम। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा तस्लीना नसरीन। जज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तस्लीना नसरीन। जज्जा, शोध, निमंत्रण, फेरा, फ्रेंच लवर, बेशरम आदि बांग्लादेश की लेखिका तस्लीना नसरीन के उपन्यास हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर और क्या है 24 सितंबर। कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 2021 की थीम, 2021 की ये तो थीम है ना भाई, 2025 की जो है थीम आप लोगों को मैं बताता हूँ। 2021-22 इन सब की क्या करोगे, ठीक है। 2000 विश्व पर्यटन दिवस थीम। एक सेकंड में आप लोगों को बता रहा हूं। पर्यटन और सतत रूपांतरण क्या है? 2025 का जो था थीम क्या थी? पर्यटन और सतत रूपांतरण। इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ना। और जो इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? तो मलेशिया कर रहा था। कौन कर रहा था? मलेशिया जो है इसकी मेजबानी कर रहा था। ठीक है, इसकी थीम क्या थी विश्व पर्यटन दिवस की? तो पर्यटन और सतत रूपांतरण था। और इसका उद्देश्य क्या था? पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ना। मेजबानी कौन सा देश कर रहा था? मेलेनेशिया कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा इसमें। अप्रैल 2000 से जो है प्रारंभ हुई थी 10वीं जो है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई थी। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई। वर्ष 2002 से 2007 की अवधि वाली इस योजना के प्रारूप को योजना आयोग की 5 अक्टूबर 2002 की बैठक के रूप में मंजूरी दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012 से 2017 के दौरान क्रियान्वयन में रही। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्या है? नीति आयोग द्वारा 3 साल का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जो 7 वर्षीय स्ट्रेटजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। किन किन राज्यों से चंबल नदी होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जो है चंबल नदी। चंबल के डाकू हैं हमारे मामा, बागी थे बागी। मूवी की क्लिप तो देखी होगी भैया आपने कभी ना कभी। वही है भाई, चंबल कहां से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से। चंबल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जो है नदी जो है ये बहती है चंबल नदी। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले से, महू जिले के जनापाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से होता है। सिंगार चौरी चोटी से, महू जिले के जनापाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से जो है मध्य प्रदेश में जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं। भूमि से चारों ओर बद्ध कौन सा राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। भाई तो ऑप्शन सी बिहार। बिहार की स्थलीय सीमा नेपाल भारतीय राज्यों में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अन्य 3 समुद्री तटीय राज्य हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये क्या है? समुद्री तटीय राज्य हैं। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? किस राज्य की जो है दामोदर घाटी जो परियोजना है उसमें जो है साझेदारी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की जो है दामोदर घाटी परियोजना से जो है उससे जो है संबंध है किसका? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, इसकी व्याख्या चलिए हम लोग देखते हैं। 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। जो पहली जो है स्वतंत्र भारत की बहुउद्देशीय परियोजना थी वह कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि अस्तित्व में आई, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली योजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यह जो है भारत की जो है पहली ऐसी योजना है जिसमें जो है कोयला, जल और गैस तीनों प्रकार से जो है दामोदर घाटी परियोजना में जो है विद्युत उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिसमें 8 जो है बिहार, झारखंड को संदर्भित करता है। सेकंड पिन क्षेत्र जो है यूपी और यूके, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को जो है संदर्भित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं, करावती और न्यूमूर। ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, पंबन और बैरन, नारकोंडम और बैरन। कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नारकोंडम और बैरन। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। भारत में क्या है? 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है, और तथा जो है सक्रिय ज्वालामुखी, ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। तथा दूसरा जो है नारकोंडम, जो उत्तर अंडमान के पूर्व में स्थित या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह क्या है? नारकोंडम क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और जो है बैरन जो है ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 से कल करते हैं ना भाई, क्योंकि 2-2 पेज डेली करते हैं, थोड़ा सा बोरियत भी कम होगा और आप लोग अच्छा फील करोगे। देख लूं पहले 1 मिनट कितने टाइम का हुआ है रिकॉर्डिंग। 23 भाई, 30 मिनट कर देता हूँ, 50 तक कर देता हूँ ना। किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से जो है कितने गुणक के अंतर पर रहता है? 120 मिनट के, 60 मिनट के, 30 मिनट के, 40 मिनट के, 4 मिनट के। तो 4 मिनट के। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच जीएमटी से 4 मिनट के गुणज के अंतर में रहता है। ये आप लोगों ने कभी ना कभी समय निकाला होगा इस तरीके से भाई। इसकी जो है मैं आप लोगों को बकायदा पेज पे इसको लिख लिख के समझाऊंगा। ठीक है, ग्रीनविच माध्यम, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, जो लंदन के पास ग्रीनविच से उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों के मध्य खींची गई है। ठीक है, से प्रति डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है, तथा पश्चिम की ओर बढ़ने पर प्रति डिग्री पर जो है 4 मिनट का समय क्या होता है? कम होता है या फिर घटता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की कुल लंबाई जो है 21 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,75,002 किलोमीटर है, जो अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। इसमें 4,635 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 8,432 किलोमीटर जो है प्रांतीय राजमार्ग तथा शेष ग्रामीण सड़कें हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं, यही आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उड़ीसा। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध के भूमध्य रेखा के समांतर गोलाओं पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछाझार। मित्र पर गमछाझार अगर यदि आप लोग याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा ऐसे भी, मित्र पर गमछाझार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 से जो है हम लोग कब करेंगे बाबू, अब कल करेंगे। आज की क्लासेज को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार व्यवहार हमारे साथ बनाए रखें, और आप लोगों को क्लासेज डेली मिलेंगे, और क्लासेज के लिए आपको डेली इवेंट दिख जाएगा। अगर क्लास की किसी दिन इवेंट नहीं लग पाई है तो 1 घंटे पहले आप लोग देखना, 1 घंटे पहले इवेंट आप लोगों को हर हाल में दिख जाएगा कि हाँ ये क्लास 1 घंटे बाद आएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी 1 घंटे बाद आप लोगों को पता है ये क्लास जो है अभी मैं डाल रहा हूँ, ये 1 घंटे बाद अभी आप लोगों को लाइव मतलब इसको आना है। ठीक है, अभी फिलहाल 4:30 बज रहे हैं जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप लोगों की क्लास जो है लगभग 6 बजे ये आती है, तो आप लोगों की क्लास ये 6 बजे आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे बाद आप लोगों को दिख जाएगी। ठीक है, 1.5 घंटे बाद दिख नहीं जाएगी, इवेंट में तो अभी 20 से 25 मिनट में लग जाएगा। अभी जो है आप लोगों को ये 1.5 घंटे बाद दिखना, क्लास चलने लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और इसका पीडीएफ आप लोगों को पता है कहाँ पर मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल स्ट्रीट 2.8 पर जो है पूर्णतः निःशुल्क हर चीज का पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। और ये नहीं है कि सिर्फ हमारे पीडीएफ या जो हम पढ़ा रहे हैं, और भी पीडीएफ बहुत सारे अवेलेबल है वहाँ पर, आप लोग जाकर विजिट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।